आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बेल्जियम में जो सत्ता की साझेदारी थी, वहाँ की जातीय बनावट थी, वो कैसी थी। आज हम उसके बारे में विचार करेंगे। देखिए, बेल्जियम की जो जातीय बनावट थी वो बहुत ही जटिल थी। बेल्जियम की जातीय बनावट क्या थी? बहुत ही जटिल थी। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, बेल्जियम जो था, इसमें 59% लोग, कितना परसेंट? 59% लोग फ्लेमिश इलाका में रहते थे। 59% लोग फ्लेमिश इलाका में रहते थे और वो डच भाषा बोलते थे। और आगे देखिए, 40% लोग वेलोनिया में रहते थे और वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। और उसके बाद अगला देखिए, 1% लोग जो बेल्जियम में ही रहते थे और वो जर्मन भाषा बोलते थे। अगर हम बेल्जियम की राजधानी की बात करें तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। इसकी राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। और अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स में क्या था कि 80% लोग फ्रेंच बोलते थे। 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग थे जो क्या बोलते थे? डच भाषा बोलते थे। अब देखिए, अगर बात किया जाए बेल्जियम की तो बेल्जियम में देखिए 59% क्या 59% डच बोलते थे, लेकिन उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में क्या था कि यहाँ पे 80% फ्रेंच और 20% डच भाषा बोलते थे। अब देखिए, यहाँ की जातीय बनावट को लेकर के मतलब यहाँ की सरकार ने कैसे नियम कानून को व्यवस्थित किया अपना दिमाग लगाकर, तो आइए इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। देखिए, आगे है कि बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। मतलब बेल्जियम जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है और वहाँ का क्या, एक छोटा सा बेल्जियम देश है। आगे देखिए, इसका क्षेत्रफल हरियाणा राज्य से भी छोटा है। मतलब बेल्जियम का क्षेत्रफल जो है हरियाणा राज्य से भी क्या है? छोटा है। इसकी आबादी लगभग 1 करोड़, यानी हरियाणा राज्य की आबादी के आधी है। बेल्जियम की जो आबादी है वो हरियाणा की क्या है? आधी है। हरियाणा में लगभग 2 करोड़ है तो उसकी आधी कितना हो गया? 1 करोड़ है। कहाँ की आबादी? बेल्जियम की। अब देखिए, कौन कौन सीमाएं टच करती है। कहता है कि इसकी सीमाएं नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी को छूती है। ये जो बेल्जियम है इसकी सीमाएं कौन कौन देश को छूती है? नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी को छूती है। इस देश की जातीय बनावट बहुत जटिल थी। कौन देश की? जर्मनी की जो जातीय बनावट थी वो बहुत जटिल थी। अब आगे देखिए, देश की कुल आबादी के लगभग 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहते थे और जो डच बोलते थे। जैसा कि हमने अभी डायग्राम में आप सभी को बताया कि 59%, यहाँ देखिए कि 59% हिस्सा फ्लेमिश में रहते थे जो डच बोलते थे। और आगे देखिए, और 40% लोग वेलोनिया में रहते थे और वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। और शेष जो 1% लोग थे वो जर्मन भाषा बोलते थे। अब देखिए, फिर बात करते हैं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में क्या थी। तो यहाँ पर देखिए, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की बनावट कुछ अलग ही थी, जहाँ 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे और वहाँ के 20% लोग डच भाषा बोलते थे। कहाँ की? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की। अब देखिए, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कम थी। तो कितनी थी? 40% थी। यानी बेल्जियम में जो था, जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, जो बेलोनिया क्षेत्र में रहते थे, उसकी संख्या क्या थी? बहुत कम थी। और देखिए, तथा डच बोलने वाले लोगों की संख्या क्या थी? अधिक थी। तो डच बोलने वाले की संख्या कितनी थी? 59% और उसकी संख्या क्या थी? बहुत अधिक थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, परंतु फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग धन और समृद्धि के मामले में डच भाषा बोलने वाले लोगों से ताकतवर थे। तो कौन कौन आदमी ताकतवर थे? फ्रेंच भाषा, यानी फ्रेंच भाषा की संख्या बहुत कम थी, यानी इसको हम लोग अल्पसंख्यक भी बोल सकते हैं। और डच भाषी लोग क्या थे? वो बहुसंख्यक थे, तो उसकी संख्या अधिक थी। और फ्रेंच भाषा वाले लोग की संख्या कम थी। तो ये फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या जो कम थी, ये धन और समृद्धि के मामले में डच भाषा बोलने वाले लोगों से क्या थे? ताकतवर थे। अब देखिए, मान के चलिए 2 आदमी है, ऐसे मन समझिए। मान के चलिए 2 भाई है। एक भाई के पास बहुत सारा पैसा है, धन संपत्ति है, और दूसरे के पास नहीं है।
तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जिसके पास धन संपत्ति नहीं है वो उससे देख के क्या है, जलन तो होगा ही। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे भाषाई विविधता कई बार संस्कृति और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती है, जिससे बंटवारा हो सकता था। इन दोनों की लड़ाई में क्या हो सकता था, बेल्जियम में जो थी बंटवारा भी हो सकता था। अब देखिए क्या किया आगे, परंतु बेल्जियम की नेताओं ने बेल्जियम की आपसी भाईचारा एवं संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी समुदाय को बराबर हक दिया गया। अब देखिए बेल्जियम के नेता क्या किया कि वहाँ पे एक ऐसा संविधान बनाया बेल्जियम में जिसमें सभी को बराबर हक दिया जाए। अब देखिए वहाँ के नेता बहुत एक तरह से कहिए तो बहुत कि दोनों तरह से सोचने वाले आदमी के बारे में सोचा, डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले के लिए, अगर जिससे किसी भी व्यक्ति को बेगानापन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सके और प्रत्येक नागरिक का सम्मान बचा रहे। और इसके लिए नवीन व्यवस्था विकसित की गई जिसे हम लोग बेल्जियम मॉडल कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बेल्जियम मॉडल किसे कहते हैं, तो आप लोग इसे लिख दीजिएगा कि 59% लोग यहाँ रहते थे और वहाँ पे और जो फ्रेंच भाषा बोलते थे वो धन संपत्ति के मामले में क्या थे, बहुत ताकतवर थे। तो यही लेकर के वहाँ के नेताओं ने एक संविधान ऐसा बनाया जिसमें कि सभी को समान हिस्सा मिले, जिससे कौन सा मॉडल कहते हैं, बेल्जियम मॉडल कहते हैं। और आज सारा विश्व बेल्जियम की इस साझेदारी को दाद देता है। तो आगे देखिए, आगे बात करते हैं बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी। देखिए कहता है बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच 4 बार संविधान में संशोधन किया। कब से कब तक, 1970 से लेकर के 1993 के बीच 4 बार संविधान में संशोधन किया, ताकि देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेगानापन का एहसास न हो और सब मिलजुल कर रह सके। तो बेल्जियम का संविधान इस प्रकार से है। देखिए बेल्जियम के संविधान में संशोधन जो किया तो क्या क्या सब लिखा गया है, क्या क्या सब प्रावधान दिया, तो उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। देखिए संविधान में संशोधन इस प्रकार हुआ, कहता संविधान में सबसे पहले लिखा गया कि केंद्र सरकार में डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या होगी, कम होगी। अब देखिए केंद्र सरकार में क्या करेगा, जितना मंत्री डच भाषा बोलने वाले के होगा उतना ही फ्रेंच भाषा बोलने वाले के लिए होगा। चलिए आगे देखिए, आगे बात करते हैं। आगे देखिए, कोई भी नियम तब लागू होगा जब सभी सदस्य या दोनों समूह उसे मानते हो। मान के चलिए कोई हम नियम लागू कर रहे हैं, वो नियम तभी लागू होगा जब तक ना डच भाषा माने और ये फ्रेंच भाषी माने, यानी दोनों के समूह से ही कोई भी नियम लागू होगा। कोई भी एक समूह निर्णय नहीं ले सकता, अगर डच भाषा वाला है तो अकेले निर्णय नहीं ले सकता, अगर फ्रेंच भाषा वाला है तो अकेले निर्णय नहीं ले सकता। केंद्रीय सरकार की बहुत सारी शक्तियां राज्य सरकार को दे दी गई ताकि राज्य सरकार केंद्र सरकार का अधीन न हो। अब देखिए केंद्र सरकार ये पूरे देश पर शासन चला सकता है, पूरे राज्य पर शासन चला सकता है। ये क्या किया, कुछ शक्तियां अपने राज्य सरकार को दे दी ताकि केंद्र सरकार उसके अधीन न रहे। आगे देखिए, ब्रुसेल्स में अलग अलग का सरकार है और उसमें दोनों सामुदायिक का समान प्रतिनिधि है। अब देखिए यहाँ सामुदायिक प्रतिनिधि क्या होता है, डच भाषी आदमी जो थे ये सभी आदमी में से एक मेन आदमी को अपना नेता चुनते थे, जिसे हम लोग सामुदायिक सरकार भी कहते हैं। आगे देखिए, कहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा वहाँ तीसरे स्तर का भी सरकार काम करता है, वो है सामुदायिक सरकार। यानी अगर बात करें तो बेल्जियम में 3 प्रकार की सरकारें हैं, पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा सामुदायिक सरकार। इस प्रकार सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले के समुदाय लोग करते हैं। अगर सामुदायिक सरकार मान के चलिए अगर फ्रेंच भाषा में है तो फ्रेंच भाषा के सभी लोग बोलने वाले ही उसको चुनाव करेंगे, किसको, सामुदायिक सरकार को। अगर डच भाषा बोलने वाले हैं तो डच भाषा बोलने वाले के सभी आदमी ही सामुदायिक सरकार की चुनाव करेंगे। आगे देखिए, फ्रेंच, डच, जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वो जहाँ भी रहते हो उस सामुदायिक सरकार को चुनते हो। अब मान के चलिए फ्रेंच भाषा बोलने वाला इलाका है, उसमें कुछ डच भाषा बोलने वाला भी है, तो वो जहाँ भी रहे वो अपना अपना सरकार का चुनाव स्वयं करेंगे। इस प्रकार
इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मुद्दे पर फैसला लेने का अधिकार है। कैसा सरकार को? सामुदायिक सरकार को जो है संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मुद्दे पर फैसला लेने का अधिकार है। आगे देखिए, अगला लास्ट है, आगे कहता है बेल्जियम का यह मॉडल कुछ जटिल है परंतु यह व्यवस्था बेहद सरल रही। अब देखिए, इसलिए सरल रही, अगर वहाँ की सरकार संविधान में संशोधन नहीं करता, लड़ाई पीट नहीं करता, दंगा फसाद गृह युद्ध शुरू हो जाता, जैसे श्रीलंका में हुआ है। हम लोग श्रीलंका का भी पढ़ेंगे। अगर आप 10th में हैं, अगर आप 10th का पहला चैप्टर सत्ता के साथ लड़ाई पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको बेल्जियम और श्रीलंका को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वो समझ में आएगा। आगे देखिए, लास्ट लाइन देखिए, कहता है बेल्जियम की इस मॉडल से वहाँ गृह युद्ध नहीं हुआ। देखिए, बात सही है, जो बेल्जियम का जो मॉडल बना उससे वह गृह युद्ध नहीं हुआ, नहीं तो बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बढ़ जाता। भाषा के आधार पर एक फ्रेंच भाषी, एक डच भाषी। तो वहाँ की सरकार जो थी बड़ी चालाकी से एक ऐसा संविधान बनाया जिससे दोनों आदमी को समान हिस्सा दिया, समान बराबर हक दिया। तो चलिए आज यहीं तक, आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ आ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।